हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जबरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। हाउ हांसर फूल्ड मिलियंस ऑफ हिंदूज। हाउ क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो ये बात बोली जा रही है। गाइस, ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं द श्याम शर्मा शो से, और इनके चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है। भाग के जाओ, इनको भी ढेर ढेर प्यार बरसा के आओ। बाकी चलकर जानते हैं ऐसा क्या हुआ और क्यों कहा जा रहा है कि खान सर ने बेवकूफ़ बनाया है लाखों हिंदुओं को। तो चलो, बातें शातें तो यार हमारी चलती रहनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जानते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस की बात है कि खान सर ने फूल बनाया, जबकि वो टीचर हैं और जितना हम जानते हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के टीचर हैं। बाकी बातें शातें बाद में करते हैं, पहले जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ ही। लेट्स गो। खान सर को तो आप लोग जानते ही हैं, पिछले कुछ सालों में काफी वायरल ऑनलाइन एजुकेटर रहे हैं। जो हमारे देश के लिए है, हम उसके लिए हैं। अब कहेगा तुर्की, हम तुर्की का तारीफ करो, वो तो पाकिस्तान का गुण गा रहा है। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है। और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम जहन्नुमी, तुम्हें क्या पता। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। इनफैक्ट उनके कुछ बेस्ड स्टेटमेंट्स के लिए इन्हें कुछ लोग इतना नापसंद कर रहे थे, इतना टारगेट कर रहे थे कि कुछ लोगों ने तो इनका मुस्लिम कार्ड ले लिया था, इनको हिंदू अमित सिंह डिक्लेयर कर दिया था। तो देखते हैं आज लेटेस्ट कौन सा वायरल स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई। हो सकता है एआई क्लिप हो यार, आजकल लोग एआई वगैरह से बहुत एडिट कर देते हैं। एस जयशंकर साहब तो पूरी दुनिया को झुका रहे थे। दुख होता है इस चीज को। समाज के 80% लोग भावनाओं में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा समाज के 20% ऐसे लोग हैं जो आपको जान रहे हैं कि आपने किया क्या है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में। कमाल है यार सीरियसली मुन्ना भाई ने 20 साल पहले जो डायलॉग मारा था ना, वो आज फील हो रहा है। चिंकी, तू बहुत चेंज हो गई रे। तो आइए आज हम खान सर के बारे में बात करते हैं, जो एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एजुकेटर हैं। क्लियरली बहुत ओपिनियनेटेड भी हैं, और उनके जो रीसेंट वायरल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान हजारों यंग लोगों के करियर्स को गाइड कर रहे हैं, एक पूरे फ्यूचर जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो इनके ओपिनियंस अगर ऐसे होंगे तो आगे आने वाले सिविल सर्वेंट्स के ओपिनियन कैसे होंगे। श्याम शर्मा शो। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, खान सर जो हैं, ही इज एक्चुअली अ ग्रेट इंडियन सक्सेस स्टोरी। जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। खान सर ने अपना टीचिंग करियर पटना बिहार से शुरू किया, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स के साथ, और उनका टीचिंग स्टाइल काफी फनी, काफी एंगेजिंग, काफी रिलेटेबल और सिंपल था, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी। 2019 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर लॉन्च किया, और आज वो चैनल 23 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। उनका कंटेंट जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स कवर करता है। 2021 में इसके बाद उन्होंने अपना ऐप खान सर ऑफिशियल लॉन्च किया, जिसके ऑनलाइन कोर्सेज और स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं। तो ही क्लियरली इज ए सेल्फ मेड मैन एंड एन इनक्रेडिबल इंडियन सक्सेस स्टोरी। इन्होंने अपना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट किया है, और उनकी पॉपुलैरिटी एक्सप्लोड खासकर तब की थी जब उन्होंने अपने एजुकेशन में एक नेशनलिज्म और प्रो इंडिया फ्लेवर भी डालना शुरू किया। एक तो पाकिस्तानी हमसे मिला, कहा कि देखिए हमने अभिनंदन की कितनी इज्जत किया, तो कहा कि भाई हम कहें कि देखो तुम लोग टूटे तो इंडिया से ही हो, हिंदुस्तान का तो कल्चर है, दामाद की इज्जत की जाती है। काजल से लेके ठोड़ रंगे हैं और ठोड़ का बॉर्डर भी बनाए हैं। जहां पर ज्यादातर टीचर्स जो होते हैं यूपीएससी के, वो हिंदुइज्म को अटैक करते हैं, इंडिया की कास्ट प्रथा को अटैक करते हैं, जिसको करना भी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक कल्चर रिलीजन पर फोकस करते हैं। खान सर जो थे
वो पाकिस्तान को टारगेट करते थे। इंडियन इस्लाम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हाईलाइट करते थे और इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा एक्सप्लोड कर गई और उनके क्लिप्स जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एक समय था जब पाकिस्तान के लोग कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे सर, अब कहता है पाकिस्तान जिंदा भाग, भाग जो तुम जिंदा भाग जो। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट चल। पाकिस्तान की इंसल्ट तो इतनी ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुई थी जितनी ये करते हैं रोज। लेकिन देखिए हमेशा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यूपीएससी के टीचर्स जो होते हैं, खासकर जो पॉपुलर लोग होते हैं, वो हजारों स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। इनके ऊपर हजारों स्टूडेंट्स रिलाई करते हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वो इनकी बात को सच्चाई मानते हैं। वो इनको लाखों रुपए देते हैं ताकि इनको करेक्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मिल सके जिससे वो अपनी जिंदगी को इंप्रूव कर सके और अपने करियर को इंप्रूव कर सके। तो आप होप करेंगे कि ये जो यूपीएससी टीचर्स हैं जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं वो हम्बल लोग हों जो स्टूडेंट्स को अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं। और मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। देख लेना वीडियो जाके, अगर वो पैर नहीं छूते ना तो मैं नहीं हारता। मुझे हराने के लिए काफी वेल एडजस्टेड लगते हैं ये भाई साहब। पाकिस्तान के लेवल का डिलुलू है इनको। पाकिस्तान बोलता है ना कि देखिए हमने इंडिया के सारे जेट गिरा दिए और उसके बाद प्रूफ मांगो तो कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो गेम का क्लिप शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पे एज प्रूफ। तो ये अवध ओझा की तरह ही खान सर भी एक यूपीएससी के एजुकेटर हैं। ये आजकल कांग्रेस पे थोड़े फिदा हो रखे हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते हैं। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगेंगे। या तो लोग अभ्यस्त हैं कि भैया ये जीतवे नहीं करेंगे, या तो फिर इंसान की हिम्मत होगी। जितना पॉजिटिव राहुल गांधी की तरफ ये है उतना पॉजिटिव तो राहुल गांधी की खुद की फैमिली नहीं है उनकी तरफ। सही है। खान सर को आज की प्रेजेंट जनरेशन से भी प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि जो बीजेपी है वो बेसिकली कांग्रेस जैसी ही है, उतनी ही निकम्मी है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। और आज की जनरेशन जो है वो बीजेपी से सवाल नहीं पूछती। और सबसे पहले हम देखते हैं इनके जियोपॉलिटिक्स पे जो ओपिनियंस है। बिकॉज जियोपॉलिटिक्स पे ये कहते हैं कि भाई जैसा कांग्रेस के समय पे हाल था उससे भी खराब हाल इस समय पे जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का हो रखा है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना, भूटान, दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकलाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। लाओस में बिजली घर ले चुका है चाइना, यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी इस सब में उतना काम का है कर नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम कहाँ गया था। हमारा गणतंत्र दिवस का इनविटेशन अमेरिका ठुकरा दिया। कनाडा से हमारा क्या हाल हो गया। तो भाई इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में हमने ईरान को कैसे खो दिया। जिन नेशंस पे खान सर ने क्रॉस किया है, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं, क्योंकि याद रखिए यही ईरान है जिनके साथ हम चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं। न इंडिया कोई एंटी ईरान स्टेप्स लेता है, न ईरान नेसेसरीली इंडिया को एंटागनाइज करता है। कहाँ है फॉरेन पॉलिसी फेलियर। जहां तक हमें पता है ईरान और इंडिया के रिलेशंस ठीक ठाक है। आप मेरे को बता दीजिए कांग्रेस के समय पे कौन सा हम ईरान के साथ तीर मार रहे थे यार। जहां तक श्रीलंका की बात है, पिछले 2-3 सालों में तो श्रीलंका और इंडिया काफी क्लोज आ गए हैं। जब से श्रीलंका ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया था कोविड के बाद और इंडिया ने एक बहुत बड़ा बेल पैकेज दिया उनको। मोदी को हाल में ही श्रीलंका मित्र विभूषण का प्राइज मिला है। श्रीलंका का प्रेसिडेंट लिटरली ये बोल रहा है भारत के लिए, I reaffirmed Sri Lanka's stance that it will not permit its territory to be used in any manner inimical to the security of India as well as towards regional stability. तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गड़बड़ होते। और कितना प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए और पैंट उतार दे श्रीलंका का प्रेसिडेंट हमारे लिए। जहां तक तालिबान इज कंसर्न, ये अफगानिस्तान की बात कर रहे थे खान सर। इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो तालिबान के आने के बावजूद भी और स्ट्रांग हुई है। इनफैक्ट तालिबान ने तो इंडिया की तारीफ की और यहाँ तक बोला है कि हम अफगान टेरिटरी को इंडिया के खिलाफ आतंकी अटैक्स करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इनफैक्ट तालिबान ही है जो इंडिया से भी ज्यादा पाकिस्तान को हानि पहुंचा रहा है। तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान रेगुलरली पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक करते रहते हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास तो बोला जाता है कि भाई नो गो जोन्स बन गए हैं जिनको तालिबान कंट्रोल करता है, पाकिस्तानी आर्मी नहीं कंट्रोल करती। Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan.
Are you serious? I swear to God. Yeah, I know this leaves so many questions. और आप देख लीजिए कि फॉर्मर अमेरिकन CIA की ऑफिसर क्या कह रही है कि इंडिया और तालिबान कैसे काम कर रहे हैं. But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. ये सिग्निफिकेंट नहीं है. जब डोकलाम हुआ था उसमें जब भूटान की भारत ने मदद की थी, उसके बाद से भूटान और भारत के बीच में रिलेशनशिप और क्लोज हुई है. भूटानीज PM देखिए मोदी को क्या बोल रहा है. उसने तो यहाँ तक बोल दिया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी में उनको बोधिसत्व का मैनिफेस्टेशन दिखता है. शी जिनपिंग के बारे में तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला. मोदी ने ये भी अनाउंस किया है कि वो 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं भूटान में आने वाले सालों में. भूटान का जो राजा है बेसिकली इंडिया में रहता है. साल में कम से कम 10 बार इंडिया विजिट करता है, मोदी से मिलने के लिए आता है. कितनी क्लोजनेस चाहिए, क्या क्लोजनेस चाहिए और आपको. जब इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी तो डोंट बी सरप्राइज्ड कि भूटान सिक्किम की तरह ही इंडिया ज्वाइन कर लेगा. अभी दिल्ली दूर है लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दैट हैपेंस. इनफैक्ट भूटान और मोदी की इतनी क्लोजनेस हो रखी है कि मोदी के दुश्मन भी नाराज हो रखे हैं इस बात से. अब क्या बोले, मतलब क्या चाहिए खान सर को कि ये लीडर्स करें. अपनी बेटी मोदी जी के हरम में डाल दे तभी मानेंगे क्या कि नहीं इन देशों के अब अच्छे रिलेशनशिप है. फिर इनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम आया है डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर. उनकी एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस के समय बाबा साहब अंबेडकर इतने पावरफुल थे कि अगर वो चाहते तो एक अलग दलित देश क्रिएट कर सकते थे. हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए. आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए. हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अम्बेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे. अम्बेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना. 1932 रेमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे. वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं. क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अम्बेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं. अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया तो बना सकते थे. पहली बात तो यार उनकी देशभक्ति पे कौन सवाल उठा रहा है. ये भीम आर्मी जो है इनसे भी ज्यादा अगर कोई अंबेडकर से प्यार करता है तो वो है बीजेपी. हर एक रैली में, हर एक ऑफिस में अंबेडकर जी की फोटो लगी रहती है. बीजेपी बेसिकली अंबेडकर को उसी पेडेस्टल पे डाल के रखते हैं जिसपे उन्होंने सावरकर जी को डाल के रखा हुआ है. तो मतलब प्रॉब्लम है नहीं, आप क्रिएट कर रहे हो. ये तो वही बात हुई जो बेवड़ा होता है ना, जो लैंप पोस्ट से लड़ाई करने लगता है कि भैया कहीं कोई तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा है तो हम लड़ाई क्रिएट कर देंगे. अगेन याद रखिए कि ये एक ऐसे इंसान है जो हजारों स्टूडेंट्स को अपने करियर्स के लिए तैयार कर रहे हैं. इसलिए इनकी इनमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये स्टूडेंट्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन सिखाएं. और अगर ये लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि फ्यूचर ब्यूरोक्रेसी हमारी कैसे होने वाली है. देखिए सच्चाई ये है कि डॉक्टर अंबेडकर अनडाउटेडली इंडियन पॉलिटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट लीडर साबित हुए हैं इन द लॉन्ग टर्म. लेकिन उनके समय पे उनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं था. वीर सावरकर की तरह ही जब वीर सावरकर जीवित थे, जब वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व थे तो वो इंटेलेक्चुअली बहुत इन्फ्लुएंशियल थे. जितने रेवोल्यूशनरीज थे, चाहे बंगाल के रेवोल्यूशनरीज हो, महाराष्ट्र के रेवोल्यूशनरीज हो या पंजाब के रेवोल्यूशनरीज हो, गदर पार्टी के रेवोल्यूशनरीज हो, ये सब लोग वीर सावरकर से बहुत इन्फ्लुएंस थे. लेकिन पॉलिटिकली वो अपनी इंपॉर्टेंस को साबित उतना नहीं कर पाए थे उस समय पर. वीर सावरकर की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, इट इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी इन इंडिया. सिमिलरली डॉक्टर अंबेडकर के भी जो थॉट्स है वो आज बहुत इन्फ्लुएंशियल है. लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस समय पर पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं थे. आप इस बात को 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन से समझ सकते हैं. इस इलेक्शन में 151 सीट्स दलित्स के लिए रिजर्व थी, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी. लेकिन इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया कि कांग्रेस ने 151 रिजर्व सीट्स में से 142 सीट्स जीती थी और डॉक्टर अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सिर्फ 2 सीटें मिली थी. इस इलेक्शन में डॉक्टर अंबेडकर खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए थे. तो खान सर कंपेयर कर रहे हैं जिन्ना की पॉलिटिकल पावर को अंबेडकर की पॉलिटिकल पावर से. और कमाल है यार, खान सर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि मेरे को साला जिन्ना को डिफेंड करना पड़ रहा है. जिन्ना के मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में कांग्रेस को हरा दिया था. तो भैया दोनों की जो पॉलिटिकल पावर थी उस समय पे, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. फिर खान सर ये क्लेम करते हैं रेमजे मैकडोनाल्ड ने अलग क्षेत्र दिया था दलितों को. ये कोई पढ़े 1932 में अलग क्षेत्र दलितों को दिया था. जिस तरह 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था उस तरह दलितों को दिया था. भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे अलग क्षेत्र नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए. मैं दलितों को अलग नहीं बल्कि उत्थान करना चाहता हूँ, उन्हें अलग करने नहीं चाहता. खान सर के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने शेड्यूल कास्ट को अलग एरिया देने का ऑफर किया था और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने देश प्रेम की वजह से इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था और अलग इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी थी. लेकिन ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा मिसलीडिंग है. वैसा ही मिसलीडिंग जैसा आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल दे देना, क्योंकि ये सुन के लगता है कि उन्होंने शायद कोई वॉर जीती हो अपनी लाइफ में कभी. देखिए ब्रिटिश सर्कल्स में डॉक्टर अंबेडकर का इन्फ्लुएंस था. इसी वजह से 1930 में ब्रिटिश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर को इन्वाइट भी किया गया था
और इस स्टेज के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने खुद सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद ऑटोनोमस टेरिटरी की डिमांड भी की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ये कहा था, First of all, my contention was this, that for 5 years, you see, we live separately from the Hindus, with no kind of intercourse or intercommunication, you see, of a social or a spiritual sort. और इस डिमांड को फिर बाद में 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने पूरा भी किया था। लेकिन यहाँ आते हैं गांधी जी। गांधी जी ने स्ट्रांगली इसको अपोज किया था, क्योंकि गांधी जी के हिसाब से दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देके ब्रिटिश हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते थे। और इसीलिए गांधी जी ने इस डिसीजन के अगेंस्ट यरावाड़ा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और इस हंगर स्ट्राइक के बाद डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ा और इनफैक्ट बहुत सारे शेड्यूल कास्ट खुद डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि प्लीज ये मांग वापस लीजिए। ये था गांधी जी का उस समय पे पावर। देखिए, आपको गांधी जी से बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझे भी किलियन एम्बापू से बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि गांधी जी का उस समय पे जो पॉलिटिकल सपोर्ट था पब्लिक से, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, वो डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा था। दिस इज बिकॉज वीर सावरकर की तरह ही गांधी जी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ही वांटेड टू मेक श्योर कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं वो हमेशा हिंदू सोसाइटी का पार्ट ही होना चाहिए। वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को हरिजन कहा करते थे, लेकिन वो मानते थे कि हरिजन उतने ही हिंदू है जितने दूसरे कास्ट के हिंदू। यही बात वीर सावरकर भी मानते थे और इसीलिए उन्हें ब्रॉडली इंडिया का सपोर्ट मिला था, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग खुद अपने आप को प्राउड हिंदू मानते हैं। याद रखिए कि राम मंदिर मूवमेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें ज्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी से ही आते थे। और गांधी जी के प्रेशर के बाद ही पूना पैक्ट साइन किया गया और शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। और ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि इसी वजह से आज भारत का दूसरा पार्टीशन नहीं हुआ है, वरना 6-7 पार्टीशन अभी तक हो चुके होते भारत के। सेपरेट इलेक्टोरेट मिलते ही देखिए मुस्लिम अलग हो गए भारत से, और दलितों के साथ भी यही होता। तो डॉक्टर अंबेडकर क्लियरली एक ब्रिलियंट माइंड थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और उन्होंने इंडियन सोसाइटी के एक ऐसे मेजर प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जिसे सॉल्व किए बिना इंडिया कभी भी एक डेवलप्ड और सक्सेसफुल कंट्री नहीं बन सकता था। उसके ऊपर से डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन भारतीय धर्म को छोड़ देता है तो भारत भी नहीं बचेगा, भारत भी टूट जाएगा। एंड ऑनेस्टली ही वाज 100% करेक्ट। उन्होंने इस्लाम और मुस्लिम्स का नॉन मुस्लिम्स की तरफ असली एटीट्यूड भी एक्सपोज किया था बिना किसी फिल्टर के, और इसीलिए उनका एहसान हर एक भारतीय कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन कम से कम इतना क्लियर हो जाता है कि जो खान सर बोल रहे हैं कि भाई ये तो देश काट के अलग कर देते, उतना पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट वो उस समय पर नहीं थे। गांधी जी क्लियरली वाज मच मोर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। अगेन खान सर खुद प्रॉब्लम एक ऐसी क्रिएट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। ये तो वही बात हुई ना कि आप एक डॉक्टर के पास जाओ चेकअप करने के लिए, उसने आपको एड्स का इंजेक्शन दे दिया और फिर बोलता है कि भैया आपको तो एड्स हो रखा है, चलिए एडमिट हो जाइए, 6 महीने के लिए आपका एड्स का इलाज होगा। अबे प्रॉब्लम थी नहीं, आपने क्रिएट क्यों कर दी यार। इसके बाद खान सर कश्मीर के बारे में बात करते हैं और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में उन्होंने ये कहा, सरासर हरि सिंह की गलती थी, उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उनका मानना है कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर की पूरी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्या यही रियलिटी है? देखिए, महाराजा हरि सिंह 1947 में कश्मीर के हिंदू राजा थे, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था। 1947 में सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए या भारत ज्वाइन कीजिए, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तो उस समय पे महाराजा रंजीत सिंह ने इनिशियली न्यूट्रल होने की सोची कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन फिर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल मिलिशिया कश्मीर में घुसा कश्मीर को इन्वेड करने के लिए। तो उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन किया। यहाँ पर महाराजा हरि सिंह का रोल कश्मीर में खत्म। कश्मीर was now a permanent part of the Indian Union from that day onwards. Therefore, कश्मीर की रक्षा, कश्मीर की सुरक्षा, कश्मीर की देखभाल अब भारतीय गवर्नमेंट का ड्यूटी है, महाराजा हरि सिंह की ड्यूटी नहीं है। तो महाराजा हरि सिंह को आप क्यों ब्लेम कर रहे हो? अगर आपने एक डीलरशिप से गाड़ी खरीदी है और फिर कुछ समय के बाद आपके घर से वो गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आप डीलरशिप को थोड़ी फोन करोगे यार कि हो जाके चोर को पकड़ो, हमारी गाड़ी लेके भाग गया वो। अबे डीलरशिप है, वो बैटमैन नहीं है। तो कश्मीर को डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडियन गवर्नमेंट की, यानी प्राइम मिनिस्टर नेहरू की। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कश्मीर को डिफेंड करने में डिले किया, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेटर था
उसमें ये नहीं प्रॉमिस किया गया था कि राजा अपनी पावर नेहरू के दोस्त शेख अब्दुल्ला को दे देंगे। तो चीचा ने ये निगोशिएशन कंप्लीट करने में 3 दिन लगा दिए। तो आर्मी वहां पर लेट पहुंची, इसमें गलती नेहरू जी की है या हरि सिंह की है? अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट ने इतना डिले कर दिया था कि सरदार पटेल बौखला गए और उनको इंटरवीन करना पड़ा। और जब फाइनली आर्मी भेजी भी, तो जब आर्मी फाइनली पाकिस्तान को वापस ढकेल रही थी, तब नेहरू जी ने बोला कि भैया सीज फायर कर लो, अब इस पे प्लेबिसाइड करेंगे, वोट करके हम बताएंगे कि भाई कश्मीर कहां जाना चाहिए, और हम यूएन भी लेके जाएंगे, इस इशू को बायलैटरल इशू बना देंगे। जबकि ऑलरेडी महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया तो कश्मीर इज नाउ द परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडियन यूनियन। ये क्या बकचोदी है? इसमें हरि सिंह का क्या रोल है? और फिर आते हैं द coup de grace, जो चेरी है इस केक के ऊपर। भाई साहब हमास के बारे में भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम हमास को आतंकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कंसिडर करें? अजमल कसाब हमको मारा, अजमल कसाब ताज होटल में बम फोड़ा, अजमल कसाब ने कैफे लियोपोर्ट पे मारा जहां इजरायली जाते थे, यहाँ पर उसने चैबल हाउस पे हमला किया जहां केवल इजरायली रहते थे। इसके बावजूद इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। 2008 में हमला हुआ, उसने नहीं माना, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। हम हमास को मान लें? पहली बात तो इजराइल ने कंडेम किया था आतंकी अटैक को, ओपनली कंडेम किया था। उन्होंने मीटिंग्स भी की थी इंडिया के साथ। इजरायली मीडिया ने ओपनली इसको एक आतंकी अटैक बोला भी था। कसाब जो था वो एक लश्कर तैयबा का आतंकी था। इजराइल ने ऑफिशियली पाकिस्तानी ग्रुप्स को कंडेम किया है और लिस्ट किया है एज ए प्रोस्क्राइब्ड आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये 3 ग्रुप्स ऑफिशियली एज ए आतंकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है इजराइल के द्वारा, और इनको इजराइल नहीं बल्कि यूएस, यूके, इंडिया सबने ऑफिशियली आतंकी ग्रुप मान रखा है। और इनके खिलाफ ये एक्शन इसलिए लिया गया है इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि ये ग्रुप्स 2008 मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व थे। तो और कितना इजराइल से सपोर्ट चाहिए भाई कि हम इजराइल को क्यों सपोर्ट करें? इजराइल ने कभी बोला है ऑफिशियली कि सूरज ईस्ट से उगता है? हम क्यों इजराइल से दोस्ती करें? इजराइल ने कभी बोला है कि मोदी और मेलोनी की जोड़ी बड़ी अच्छी है? और हमास के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमास कोई नुक्कड़ नाटक का ग्रुप नहीं है भाई। हमास एक एक्चुअल आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा को कंट्रोल करता है, जिसने कई आतंकी अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर, इंक्लूडिंग द अक्टूबर 7 अटैक। और उनका स्टेटेड ऑफिशियल गोल है, जो उनके ऑफिशियल चार्टर में लिखा हुआ है, इट सेज कि भाई उनका गोल है डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल और सारे यहूदियों को मारना। मल्टीपल देशों ने हमास को एज ए आतंकी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। उसके ऊपर से इजराइल हमारा एक क्लोज डिफेंसिव पार्टनर है। 99 के कारगिल वॉर में इंडिया की बहुत मदद की थी इजराइल ने। इनफैक्ट इजरायली वेपन्स हमने यूज किए हैं ऑपरेशन सिंदूर में भी। तो क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए भारत को हमास को एज ए आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इजराइल हमारा एक इतना क्लोज पार्टनर है? अगेन दीज आर बेसिक फैक्ट्स जिनको चेक किया जा सकता है, कंफर्म किया जा सकता है। और खान सर इज सपोज टू बी एक हाईली नॉलेजेबल एजुकेटर जिनका गोल है कि भाई फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। क्लियरली ये एक नॉलेजेबल आदमी है, एंटरटेनिंग आदमी है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनके वीडियोस जो हैं और जिस तरह से ये बात करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत एंगेजिंग है। क्लियरली एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और उनको बहुत सारे फैक्ट्स पता है। लेकिन रिसेंटली जो इनका पॉडकास्ट का टूर हुआ है उसमें लगता है कि इन्होंने फैक्ट्स को बहुत सिलेक्टिवली और बहुत मिसलीडिंग तरीके से अप्लाई किया है। भाई जब आपकी बात लाखों, ऑलमोस्ट करोड़, जो इनका पॉडकास्ट का टूर हुआ है उसमें लगता है कि इन्होंने फैक्ट्स को बहुत सिलेक्टिवली और बहुत मिसलीडिंग तरीके से अप्लाई किया है। भाई जब आपकी बात लाखों, ऑलमोस्ट करोड़ों लोग सुनते हो तो आपको अपने स्टेटमेंट्स के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए, स्पेशली जब आप फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन कर रहे हो। लेकिन खान सर का रिसेंट पॉडकास्ट टूर आप देखें तो उसमें एक से बढ़कर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं। और ऑनेस्टली हो सकता है कि ये स्टेटमेंट्स गलती से नहीं किए गए हों, लेकिन जानबूझकर किए गए हों। शायद उनका प्लान कुछ और ही हो। शायद खान सर खुद को एक पॉलिटिकल फिगर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, स्पेशली बिहार में। देखिए बिहार में इस वक्त एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम है। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो लोगों के मन में बैठा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो। सारे पार्टीज में एक कैरिज्मेटिक फेस की कमी है और शायद खान सर ने ये चीज नोटिस की है। उनको ये भी पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी स्काई हाई है और बिहार में पॉलिटिकल स्पेस खाली है। तो हो सकता है कि वो इस मोमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हो एनडीए बीजेपी के खिलाफ खुद को एक बड़े लीडर की तरह प्रोजेक्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल रहे इस समय, खासकर नेहरू जी को डिफेंड करने में बहुत आगे निकले हुए हैं। कांग्रेस की गलतियों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, खासकर कश्मीर इशू को लेकर। नेहरू जी का सारा ब्लेम महाराजा हरि सिंह के ऊपर डाल दिया। तो हो सकता है कि वो अपने आप को एक कांग्रेस लीडरशिप बिहार में फेस की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हो।
या आम आदमी पार्टी के लिए भी, आई डोंट नो। पर आपको क्या लगता है खान सर के ये रिसेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या आप उनसे एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है कि कितना एजुकेटेड आदमी इतने मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स क्यों डाल रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगेन गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे खान सर के पुराने वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। और कश्मीर पाकिस्तान के बारे में और नॉलेज अगर आप चाहते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो गाइस, हमने देखा श्याम शर्मा की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल विद प्रूफ बताया कि खान सर पहले तक जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, वो चीज़ें बड़ी ही अलग और डिफरेंट थी। लेकिन उसके साथ साथ अब भी जो कुछ पॉडकास्ट हुई हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ कुछ चीज़ें जो है वो बोली जा रही हैं और कांग्रेस को लेकर कुछ भी ऐसी कोई बात या कुछ इस तरह का नहीं बोला जा रहा, तो उसके पीछे क्या वजूहात है। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें खान सर ने क्लियर कट कहा था कि नहीं, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना। लेकिन अभी ये जो हमने श्याम शर्मा की वीडियो देखी, उसके बाद जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, एज अ टीचर हम जानते हैं खान सर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, जिस तरह से चीज़ों के बारे में बताते हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नो डाउट। तो क्या ये कोई स्टंट प्ले किया जा रहा है? क्या कोशिश की जा रही है सियासत में आने की? क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं? क्योंकि खान सर अपने मुंह से बोल चुके हुए हैं कि वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो उधर कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाकर ज़रूर सुन लेना। खान सर ने पॉलिटिक्स को लेकर क्या बात की है और उन्होंने किस तरह से बताया है कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या नहीं। बाकी लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो बातें बोली जा रही हैं, जिस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है और जैसे स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स को रेज़ किया जा रहा है कि इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद कंट्रीज़ को लेकर जैसे बात हो रही है कि नहीं, इसके साथ भी ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाली बातें हैं, इंडिया और उनकी फ्रेंडशिप और फ़लाँ कंट्री, जितनी कंट्रीज़ के बारे में बोला गया, हमने सारा कुछ जाना इसी वीडियो में। तो क्या वो चीज़ें वैसे बोली गई हैं या उसको हम इस नज़रिए से ले सकते हैं? और ये भी बोला जा रहा है कि बिहार में जो है इस टाइम पे कोई ऐसा फेस नहीं है, तो ये चीज़ें ऐसे पॉसिबल हो सकती हैं या नहीं? बाकी क्यों चीज़ें की गई हैं, किस तरह से विद प्रूव्ड। श्याम शर्मा ने अपनी ये कुछ लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। और ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं कोई समझ में नहीं आ रहा, समझ से तो बालातर होती जा रही है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। और मैं देख रही थी आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट हो रही हैं जिधर खान सर ही चल रहा है और खान सर को बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे दिखाया भी जा रहा है। तो अब भी जो ये हम कह सकते हैं जो टाइटल है, क्या वाकई फूल बनाया जा रहा है? क्या खान सर ऐसा कर रहे हैं? क्या वो सियासत में आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमें आगे इलेक्शन में खान सर देखने को मिलेंगे या नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये तो टाइम के साथ साथ जो है इनके जवाब हमें मिल पाएंगे। बाकी गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।